Hello students, you are watching my channel Tricky Study Tips. I am your teacher, companion and guide. As I promised to you in my introduction video, which is already given by me, if you want to know more about my channel, you must watch my 6-minute introduction video. In that video, I promised you that I would teach you all 4 books of SST class 10th first. After that, I would upload the lecture on other subjects of class 10th and other classes as well. First of all, we study history. As I know very well, class 10th students mostly afraid of history portion of SST. That's why I take the history first. I will deliver my all the lectures in English to Hindi. That's why all the students having NCERT books in their syllabus can watch my videos. In this video, we start our study journey by understanding the chapter first of history, the rise of nationalism in Europe. I have already highlighted all 1 marks question in sky blue color and short as well as long answer in yellow color. You must mark them in your textbook. So don't waste the time. Let's start the video. Uh, Students, this is the first chapter of history. The title is The Rise of Nationalism in Europe. नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. राइज का मतलब होता है उदय होना, यानी कि शुरुआत होना. तो राष्ट्रवाद का शुरुआत जो है यूरोप में हुई थी, उसी के संदर्भ में ये चैप्टर है. तो इसमें जो है फ्रेडरिक सरियू ने जो है 4 प्रिंट्स की सीरीज बनाई थी. उसका पहला चित्र आपके सामने है, आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए. In 1848, Frederic Sérieux, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. 1848 की बात है. फ्रेडरिक सरियू जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई थी. उन्होंने वर्ल्ड को विजुलाइज किया था. विजुलाइज मतलब होता है कि इमेजिन करना, कल्पना करना. तो उन्होंने क्या विजुलाइज किया था, क्या उन्होंने इमेजिन किया था? उन्होंने ये इमेजिन किया था कि वर्ल्ड जो होगा आगे चल के वो रिपब्लिक हो जाएंगे. यानी कि उस समय जो था, जब फ्रेडरिक सरियू जी ने ये चित्र बनाए थे, तो उस समय ज़्यादा देश दूसरे देश के गुलाम थे, कॉलोनिज्म चलता था. लेकिन फ्रेडरिक सरियू जी ने उसी समय ये समझ गए थे कि आगे चल के सभी देश स्वतंत्र होने वाले हैं और सभी में डेमोक्रेसी भी आने वाली है. तो उन्होंने ये चित्र के माध्यम से ये चीज़ अपनी विजुलाइजेशन यानी इमेजिनेशन किया था. और उन्होंने जैसे इसको जो है ऐसा ही कहा था, एज ही कॉल्ड देम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. उन्होंने इनको डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स कहा था. द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes. तो फिगर फर्स्ट जो आपका सामने है, 4 चित्रों में जो पहला चित्र है वो आपके सामने है, जो उन्होंने बनाया था. वो शो करता है यूरोप के और अमेरिका के मेन और वुमेन को. वो सभी एजेस के हैं और सभी तरह की क्लासेस से बिलोंग करते हैं. सोशल क्लासेस, अपर क्लास, हाई क्लास, एक्सेट्रा. मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. यहाँ पे ट्रेन का मतलब जो है लाइन या क्यू से है. वो जो है चल रहे हैं. मार्चिंग मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना. ठीक है, एक लंबी सी लाइन में. और ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ द लिबर्टी. वहाँ पे एक स्टैचू बना खड़ा हुआ है ना, चित्र में आप देख ही सकते हैं. वो लोग अपना श्रद्धांजलि जो है होमेज उस पर जो है अपनी अर्पित कर रहे हैं. और यहाँ पे श्रद्धांजलि का मतलब जैसे कि हम लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अर्पित करते हैं, फूल फल वगैरह.
उसी तरह से यहाँ पे ये लोग श्रद्धांजलि अपनी कुछ ना कुछ जो है अर्पित अर्पित कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, जैसे कि आप जो है को याद ही होगा कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता को फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया था। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि चित्र में कि जो फीमेल फिगर है वो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए हुए है, यानी कि प्रकाश, ज्ञान की मसाल, हाँ, ज्ञान की मसाल। और दूसरे हाथ में वो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, दूसरे हाथ में वो इंसानों के अधिकारों का आज्ञा पत्र लिए हुए है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो स्टैचू जो दर्शाया गया है इससे पता चल रहा है कि लोग जो है उस ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं ये जो दो चीज़ मिलने के बाद निश्चित रूप से वो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी को अपने राइट सारे मिल जाएंगे तो वो गुलाम रहा ही नहीं। ऑन द अर्थ इन फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। चित्र में आप देखिए तो नीचे आपको कुछ टूटे हुए टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात का प्रतीक हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि निरंकुश जो आपके संस्थाएं थीं या जो आपके साम्राज्य थे, वो सब जो है टूट चुके हैं, उनके रिमेंस बाकी हैं। रिमेंस मतलब होता है कि अवशेष, कुछ टुकड़े बाकी हैं। इन सरियूज utopian vision, the people of the world grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume। तो ये फेडरिक सरियो जो हैं, इनका ये जो विजन था उस समय, यानी विजन मतलब जो है आगे आने वाले समय में जो होगा, जो घटना घटित होगी उसको पहले से ही सोच लेना विज़न कहलाता है। तो उसमें उन्होंने जो उटोपियन विज़न कहा गया है इनका, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट नेशन, जो वहाँ पे लोग होंगे पूरे संसार के, वो अलग अलग नेशंस में बटे होंगे और उनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं आजकल जो है सभी देशों के झंडे अलग होते हैं, सभी देशों में जो है अलग अलग तरह के लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो आज ये सब हो चुका है, लेकिन जो फेडरिक सरीज जी हैं उन्होंने पहले से ही ये विजुलाइज कर लिया था, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लिया था। और उसका लीडिंग द प्रोसेसन with the Statue of Liberty, we passed the Statue of Liberty, the United States and Switzerland, which by this time were already nation states। देखिए इसमें क्या है कि जुलूस जो है आगे बढ़ रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं जुलूस को आप, है ना, वो जो है लाइन लगी हुई है तो जुलूस आगे बढ़ रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, ये जो दो देश हैं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो विच दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि उस समय नेशन स्टेट ऑलरेडी थे। यानी कि कहने का मतलब ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जो जिस देश के लोग पास हो जाएंगे वे माना जाएगा, इमेजिन किया था मतलब सरियू जी ने, कि वो जो है आज़ाद हो चुके हैं। देखिए बात ये लाइन लगी है और हमें अगर दी जा रही है तो निश्चित रूप से लाइन आगे बढ़ेगी तो कुछ जो है स्टैचू के देश आगे कुछ भी निकल जाएंगे, मतलब उनके सिटीजन्स जो है आगे भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे दो देश जो आपको बताए गए हैं, मार्क भी मैंने कर दिया है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड उस समय जो है ऑलरेडी जो है नेशन स्टेट हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे।
फ्रांस आइडेंटिफिकेबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। हम लोग अगर फ्रांस को पहचानना चाहें तो हम यहाँ पर उसके ट्राई कलर से जो है उसको पहचान सकते हैं। फ्रांस का जो कलर था उस समय झंडा था वो जो है ट्राई कलर जो है तिरंगा था। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, वो अभी भी बिल्कुल पास में ही पहुंचा है स्टैचू के। सी इज़ फॉलोड बाई द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। देखिए इसमें बताया गया है कि उसके बाद जो है फ्रांस के बाद जर्मनी है। जर्मनी जो है वहाँ के लोग जो है पकड़े हुए हैं अपना ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग्स को। इंक्रीजिंगली एट द टाइम व्हेन सेर्जियो क्रिएटेड दिस इमेज, जब सेर्जियो जी ने ये इमेज बनाई थी, द जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उस समय जो जर्मन के लोग जो थे वो यूनाइटेड नेशन की तरह जो है नहीं रहते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। इसी चैप्टर में आगे आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो वो झंडा लिए हुए थे वो जो है लिबरल होप्स को का एक्सप्रेशन था, यानी कि उसको प्रदर्शित करता था। इन 1848 के समय की जो लिबरल होप्स थी उनको जो है प्रदर्शित करता था, यानी उदारवादी आशाएं। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, जो कि जिसके माध्यम से जो है यूनिफाई होनी थी बहुत सारी जो आपकी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब होता है जैसे आजकल स्टेट होते हैं, उसमें पहले स्टेट ना होकर प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि कह सकते हैं प्रोविंसेस हुआ करती थी, यानी रियासतें हुआ करती थी। तो जर्मनी में भी जो है रियासतें थीं, तो उनको जो है जोड़कर एक नेशन स्टेट बनाना था। जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे क्या करना था कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी उस पर अप्लाई होना था बाद में। जैसे कि आजकल आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर देश आज़ाद हो चुके हैं, रिपब्लिक हो चुके हैं, और उसमें ज़्यादातर देशों में तो डेमोक्रेसी भी आ गई है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मनी के बाद भी कुछ लोग कुछ देश के लोग होंगे ही, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं, उसके बाद जो है किंगडम ऑफ टू सिसलीस के हैं, उसके बाद लैम्बार्डी, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और उसके बाद रसिया के हैं। फ्रॉम द हेवन, अब इसी चित्र में देख लीजिए ऊपर साइड में हेवन की तरफ अगर आप देखें, यानी कि ऊपर साइड में चित्र के, तो वहाँ पे दर्शाया गया है कि जीसस क्राइस्ट और, और जो है संत और देवदूत यानी एंजल्स के साथ जो है ऊपर से टकटकी लगाए देख रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो सब हो रहा है, नेशन स्टेट बन रहा है, इन सबको इन सब चीज़ों को जो है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, यानी उनकी सहमति मिल रही है। ये सब मतलब उनके हिसाब से उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज पैटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पूरे चित्र को बनाने का मतलब यही है फ्रेडरिक सैल्यूस जी का, कि यहाँ पर सभी देशों को एक साथ लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसका मतलब यही है कि सभी देशों में भाईचारा है, सभी देशों में फ्रैटर्निटी है। देखिए आपका जो है बैच इसी के पास में एक बॉक्स टाइप से बना हुआ है, इसमें जो है कुछ मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए, ये शायद हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का आ जाए। तो यहाँ पे जो फ्रेंच फिलोसफर अर्नेस्ट रेनन, जिनका जो है जीवन काल रहा था, यानी इस समय से इस समय तक वो जिंदा रहे थे 1823 से लेके 1892 तक, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो लेक्चर जो था बाद में वो एक फेमस एसे के रूप में प्रकाशित हुआ था, उसको नाम दिया गया था व्हाट इज़ ए नेशन। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ए नेशन जो है किसने मतलब जो है ऐसे दिया, यानी कि लेक्चर था वो ऐसे के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो आज इतना ही, क्योंकि का ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है इसीलिए मैं यहीं पे हम आज समाप्त करना पड़ेगा। और आगे आपका जो है वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे आपको, आप कंटिन्यू जो है वीडियोस बिना मिस कर देखते रहें, और इसके लिए जो है आप मेरे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ही ऑन करके रखें। हाँ, थैंक यू।